ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में चंबल की डकैत और सांसद फूलन देवी के हत्या के आरोपी और तिहाड़ जेल से फरार होकर अफगानिस्तान से भारत के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पार्थिव शरीर को भारत लाने वाले शेर सिंह राणा से खास बातचीत की है। देखिए हमारी संवाददाता आयुषी की ये खास रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं अजय भारत। आज हमारे साथ वो खास शख्स मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनके बहादुरी के किस्से देश और दुनिया में काफी विख्यात है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेर सिंह राणा की। ये वो शख्स है जिनका नाम जब भी राजपूतों और सवर्णों की नाम होगी तो उसमें सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाएगा। आज हमारे साथ ये मौजूद है। इनकी एक पार्टी भी है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। इन्होंने बनाई है। एक साल लगभग हो गए हैं। आपने बहुत जगह अपनी किस्मत में आजमाई, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। सर, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां आप कर रहे हैं फिलहाल? जी देखिए, जो आपने बताया, पार्टी को बने हुए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को बने हुए करीब 2 साल हो गए हैं। और पहला चुनाव हमने हरियाणा विधानसभा का लड़ा और दूसरा बिहार विधानसभा, किंतु वहाँ पे दोनों ही जगह पर हमें बहुत ज़्यादा समय लोगों के बीच में जाने का नहीं मिला, क्योंकि कोरोना की वजह से लगातार पिछला साल भी जो है पूरा देश बंद रहा। और हरियाणा चुनाव से मात्र 2 महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में जो अगले साल होने वाले चुनाव हैं, और पंजाब में भी हमारे जो पदाधिकारी हैं वो अपना काम करने में लगे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना में भी बहुत लोगों की सहायता करके उन्होंने लोगों का दिल जीता है। तो मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और पंजाब में हमें लोगों का प्यार और साथ मिलेगा, और यहाँ से हम कुछ जो है सीटें निकालने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है और हम एक ही नीति पर काम करते हैं। हमारी पार्टी की भी एक ही नीति है कि न किसी जाति और धर्म के अधिकार को हम छीनेंगे और न हम किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। अभी हो क्या रहा है देश में और क्यों एक राजनीतिक दल बनाने की जरूरत महसूस हुई? अभी अगर हम राष्ट्र की बात करें या अपने धर्म की बात करें या अपने समाज की बात करें, क्योंकि हर इंसान के साथ ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। एक शरीर में उसकी जाति भी होती है, उसी शरीर में उसका धर्म भी होता है, और उसी शरीर में उसका देश भी होता है। तो जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो आज देश को एक ऐसे राजनीतिक दल की ज़रूरत हो जो हमेशा अपने देश से प्रेम की भावना रखते हुए उसके उज्जवल भविष्य के लिए काम करे। अब क्योंकि देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसे उल्टे सीधे कानून बनाते हैं कि जिसके कारण देश जो है वो पिछड़ता है हमारा। अगर हम आरक्षण की बात करें तो उसके कारण भी हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। देखिए क्या है, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण उन तबके के लोगों को दी जाती है। आरक्षण उन लोगों के लिए बना है जो अभी भी समाज के बहुत सारी चीज़ों से वंचित थे। और उसकी बाद अब जब कुछ साल पहले अभी भाजपा ने जब सवर्णों के लिए आरक्षण लाया 10%, तो उस समय भी आप उसके अगेंस्ट थे। तो एक तरफ आप सवर्ण की राजनीति की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं सवर्णों का हक उनसे छीना जा रहा है समाज में, चाहे भाजपा हो चाहे कोई दूसरा दल हो, सवर्ण के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन वो सवर्णों की हित की बात नहीं करते हैं। देखिए क्या है, आरक्षण देने में कोई समस्या नहीं है। आरक्षण देने का मकसद है कि जो समाज के अंदर, देश के अंदर जो गरीब है या जिसको उसके अधिकार नहीं मिले उसको उसका अधिकार मिले। किंतु यह आरक्षण आर्थिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब देश में सभी लोग बराबर हैं तो जो भी गरीब व्यक्ति है, अगर कोई जाति विशेष अपने आप को ये कहती है कि हमारा समाज ज़्यादा गरीब है तो उसको आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिलेगा। अगर उसके संख्या में ज़्यादा गरीब हैं तो वो संख्या में उनको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा उसका। तो लेकिन ये कहना कि भाई सिर्फ इस जाति को आरक्षण मिलेगा, चाहे उस जाति से कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो या राष्ट्रपति क्यों ना हो देश को, तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। अगर आप राष्ट्रभक्त आदमी हैं, इंसान है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप ज़बरदस्ती किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके 40 नंबर हैं उसको डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, और
फिर आप ये इच्छा रखेंगे कि अब देश की तरक्की होगी। तो कैसे तरक्की हो जाएगी? जब आप एम्स में जबरदस्ती 40 नंबर वाले को डॉक्टर बना के बैठा देंगे तो 100 नंबर वाला तो अमेरिका चला जाएगा ना। फिर आप कहते हैं जी हमारे देश में बढ़िया इलाज नहीं मिलता, बढ़िया सड़कें नहीं बनती, बढ़िया फाइटर प्लेन नहीं बनते। तो कैसे बनेंगे? बढ़िया बनाने वाले को तो आपने विदेश जाने के लिए मजबूर कर दिया ना, फिर वो उन देशों के लिए जाके बनाते हैं। तो हमारा कहना है कि आरक्षण आप दीजिए, लेकिन आरक्षण आप दीजिए जो गरीब व्यक्ति है और शिक्षा में आरक्षण दीजिए। आप उसको कहिए भाई इस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाया जाएगा, लेकिन नौकरी तभी दी जाएगी जब ये उसके काबिल हो। ज़बरदस्ती किसी को हम साइंटिस्ट बनाएंगे, प्रोफेसर बना देंगे, जब उसको खुद ही नहीं आता तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आपकी इस बात से कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ कि जब आरक्षण की हम बात करते हैं तो हम चाहेंगे कि जिनको उनकी ज़रूरत हो उन्हें मिले, ना कि उनकी वजह से जो हमारे सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं जो 90 लाते हैं, 100 लाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखा जाए तो शेर सिंह राणा जी, जब हम आपकी बात करते हैं तो उसमें एक नाम और जुड़ता है देशभक्ति का। शेर सिंह राणा ने वो काम किया जो देश की सेना नहीं कर पाई, देश की सरकार नहीं कर पाई। आपने हमारे देश के आखिरी सम्राट, हिंदू सम्राट की आपने हस्ती अफगानिस्तान से लाई थी, और जिसको लेकर आपके ऊपर एक देशभक्ति का भी नाम लगा, लोग कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेर सिंह राणा को एक और नाम से जाना जाता है, जहां पे फूलन देवी के हत्या के आरोप में आपको उम्र कैद की सज़ा 2014 में सुनाई गई थी। ये बताया सर, एक तरफ आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, दूसरी तरफ आपका सैकड़ों ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर होगा या न्यूज़ चैनल्स पे होगा जहाँ पे आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने फूलन देवी की हत्या नहीं की। दिल्ली पुलिस या उस समय के जो राज्य थे उनको फूलन सांसद के मौत के लिए किसी न किसी को कसूरवार ठहराना था, आपको ठहरा दिया गया। क्या लगता है कि न्यायपालिका ने जो भी फैसला सुनाया था आपको लेके, और अगर आपने हत्या नहीं की, क्या इतने साल आप बिना हत्या किए किसी मतलब गलत आरोप में आप जेल में रहे? देखिए क्या है कि हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, उसमें इसके कई स्टेप्स हैं। तो अभी जो भी हमारे माननीय अदालत को जो भी वो फैसला करेगी वो हमें हमेशा स्वीकार है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो जज हैं, जो न्यायाधीश है, जब वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो वो भगवान के रूप में ही वहाँ पर बैठते हैं और अपना फैसला अपनी बुद्धि अनुसार देते हैं। तो अभी क्योंकि सिर्फ निचली अदालत से मुझे उन्होंने सज़ा दी, और जो हमारे को-एक्यूज थे केस के अंदर 12 लोग और भी थे, उन लोगों को उन्होंने बरी किया, एक्यूटल किया। तो इसलिए क्योंकि 12 लोगों को जब एक्यूटल किया और सारी चीज़ मुझे तो ये बड़ी अंडरस्टूड बात है कि उनके ऊपर शायद कोई प्रेशर रहा होगा जिसके कारण जो उनका फैसला देना पड़ा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उससे मुझे जो है मैं भी एक्यूटल लूँगा और बरी हो जाऊँगा। अब आते हैं दूसरी बात है जो आपने फूलन देवी के लिए जिक्र किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं उनके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है कि जो फूलन देवी है उन्होंने अपने जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने उनके साथ गलत किया, बलात्कार किया, उन लोगों की हत्या की। अपना इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने तो मेरा ये चैलेंज है मीडिया को, पूरे देश की, अगर कोई ये साबित कर दे कि ये भी बोला जाता है कि फूलन देवी ने राजपूतों को लाइन में लगा के, तो ये दो चीज़ जो बोली जाती है कोई भी पहली बात है जो मरने वाले हैं उस दिन जो है जो वो बेहमई हत्याकांड हुआ उसमें जो लोग मरे हैं, एक तो वो सभी के सभी राजपूत नहीं हैं, उसके अंदर मरने वाले दलित समाज के भी लोग हैं और मुसलमान भी हैं, वैश्य भी हैं और राजपूत भी हैं। तो ये कहना कि भाई ठाकुरों को मार दिया या रेपिस्ट को मार दिया, अगर फूलन देवी ने अपने रेपिस्ट को मारा तो यानी कि रेप करने वालों में दलित भी थे, मुसलमान भी थे, वैश्य भी थे, क्योंकि मरने वालों में तो वो भी है। और वो लिस्ट जो है भीमई गांव में साफ साफ लगी हुई है, जिसके जो मरने वाले हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी उम्र लिखी हुई है, उनका गांव लिखा हुआ है। अगर कोई भी देश में ये साबित कर दे कि जो मरने वाले लोग हैं
उनमें से कोई भी व्यक्ति डाकू था या किसी भी व्यक्ति ने फूलन के साथ जो है कभी रेप किया या गलत हरकत की या किसी भी दुनिया में किसी के साथ भी रेप किया। आपका कहना है कि उन्होंने निर्दोषों को मारा था? ये मेरा कहना नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरिटी है। मरने वाले लोग ना तो कोई डाकू थे और ना ही उनके ऊपर पूरे देश में कोई मुकदमा था। आपको मैं बोलता हूं, आप ये साबित कर दीजिए कि जो मरने वाले हैं वो डाकू थे। भाई डाकू रहे होंगे तो मुकदमे भी तो रहे होंगे। कानपुर देहात के अंदर अभी भी उस बेहमई कांड का जो है केस चल रहा है, अभी भी 40 साल हो गए। तो जो मरने वाले हैं, पुलिस अपनी चार्जशीट में मरने वालों के भी हिस्ट्री लिखती है कि भाई ये आदमी ऐसा था, ये ऐसा था। तो आप चेक करा सकते हैं कि मरने वाले लोग सब लोग आम आदमी थे, शरीफ आदमी थे। उनमें से जो दलित समाज के व्यक्ति जो मरे हैं उसमें, वो तो बेचारे उस गांव के भी नहीं थे, वो अपने रिश्तेदारी में आए हुए थे। और वो जो मुस्लिम है वो भी अपने कुछ मजदूरी या कुछ करने के लिए आए हुए थे। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो डाकू हो। बच्चे उसमें 16-16 साल के बच्चे भी हैं मरने वाले और 60-60 साल के बुजुर्ग भी हैं। उसमें एक 1.5 साल की जो है बच्ची भी थी जिसका नाम सीता है, और हाँ उसको जो है पटक दिया था जमीन पर। तो क्या वो जो बच्ची थी उसने उनका रेप किया था? मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर फूलन ने, जिन व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया था, रेप किया था, अगर है ये ऐसा सत्य है तो शेर सिंह राणा उनका सबसे बड़ा समर्थक होता पूरे देश में। अगर फूलन ने उन लोगों की हत्या की होती जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया था, रेप किया था या जो डाकू थे। लेकिन फूलन ने ना तो किसी डाकू को मारा उस बेहमई कांड में और ना ही किसी अपने साथ गलत हरकत करने वाले की व्यक्ति की हत्या। कुछ लोग बोलते हैं कि जी उसने इसलिए मार दिया कि वो उस गांव के थे और उन्होंने उसकी सहायता नहीं करी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बाहर सड़क पर कोई बदमाश जो है किसी का बैग छीन कर भाग जाए और जो पब्लिक है वो सहायता ना कर पाए डर के मारे कि भाई अगर हम इसको लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ये गोली मार देंगे, तो क्या मतलब इसका बैग छीना है यहाँ पर आने के बाद क्या बम फेंक दे दुकानों के ऊपर कि सारे दुकान वाले तुम मुझे को देखते रहे और मेरी मदद नहीं करी? अरे भाई डाकुओं से, बदमाशों से सभी लोग डरते हैं। अगर मान लीजिए कोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम किसी को फ़ोन करके कहे कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो, तो मतलब लोग क्या कहेंगे कि जी ये तो दाऊद इब्राहिम को सहायता करता है, उसने 1 करोड़ इसलिए दिए कि वो उसको डर लग रहा। तो अगर मान लीजिए डाकुओं के डर से उस गांव के किसी व्यक्ति ने डाकुओं को पानी पिला दिया या रोटी खिला दी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डाकुओं का सहयोगी है। इसका ये मतलब है कि भाई वो डाकुओं से डरता है, अगर वो उनकी सहायता नहीं करेगा तो वो उनको मार देंगे। तो